Hello and welcome back to all my dear learners. This is Neha ma'am and I welcome you back to the second part of our video subject verb agreement. तो पिछले वीडियो में हमने करीब 5 या 6 रूल्स पढ़े थे. अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे because these rules are to be ingrained well, these are to be absorbed well. आपको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में ये सारे रूल्स बिठाने हैं. हर रूल के क्वेश्चन सॉल्व कर करके उसकी प्रैक्टिस बनानी है और लास्ट में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक कंप्लीट पैराग्राफ में से भी आप इन रूल्स को स्प्लिट कर सकें. आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको मल्टीपल रूल्स लगाने हो तो भी आप वो लगा पाएं, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए. तो चलिए अब हम वी आर गोइंग टू बिगिन विद द रिमेनिंग सेट ऑफ रूल्स. उससे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बार फिर बता देती हूँ क्या होता है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है. तो पिछले कुछ रूल्स में हमने देखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगा. उसके अलावा कुछ कुछ चीजें अगर बीच में कुछ विशेष तरह के शब्द आ रहे हैं तो हमें अपने वर्ब का चुनाव कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी और इसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे सो दैट वी कंप्लीट दिस टॉपिक. तो आते हैं हम रूल नंबर 6 पे. रूल नंबर 6 क्या कहता है आपका? रूल नंबर 6 कहता है इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर. कई बार ऐसा होता है ना, हियर इज दिस, देयर इज दैट. कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो हियर दिस वर्ड HERE या THERE से स्टार्ट होंगे. तो आपको क्या करना है, आपको हियर और देयर पे ध्यान नहीं देना. उस सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, उस चीज पे ध्यान देना है. सो यहाँ पे देखिए देयर से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है और बात हो रही है हर्डल्स की. ये इसका सब्जेक्ट है. सो हर्डल्स क्या है? प्लूरल है. एस लग गया ना यहाँ पे, दैट इज वाई यहाँ पे हमने यूज किया आर. सो देयर आर 4 हर्डल्स. आपने देखा होगा ना, जैसे कोई रेसिंग होती है तो उसमें वो बड़े ब्लॉक्स लगा देते हैं. हर्डल्स मतलब कठिनाइयां, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें. तो अगर वो एक ही रुकावट है तो हर्डल है, एक से ज्यादा है तो हर्डल्स हो गए. सो देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप. एक धावक है जिसे रेस में पार्टिसिपेट करना है और उसके बीच में खाली सिंपल रेसिंग नहीं है, कुछ कुछ ब्लॉक्स आएंगे जिसको उसको कूद के जाना है. तो एक से ज्यादा है, 4 है, तो इसलिए देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप. अब क्योंकि एक ही हर्डल आया तो हमने लगा दिया इज. सिंपल है. देयर और हियर से कंफ्यूज नहीं करना. आगे सब्जेक्ट क्या कह रहा है उस पे ध्यान देना है. हियर आर द कीज. चाबियां हैं, बहुत सारी हैं. ये लो भाई चाबी, इस तरह से हम बोलते हैं ना, ये लो चाबियां. तो हियर आर द कीज, अरे ये रही चाबियां, ये उस तरह का सेंटेंस है. हियर कम्स द सोल्यूशन. ओह माय गॉड, आई एम सो कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें. ओह हियर इज द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है? एक ही है, दैट इज वाई हमने लगाया कम्स. अगर मैं इसे कम बोलती तो ये प्लूरल हो जाता, क्योंकि एस लग गया तो ये सिंगुलर कहलाया. ओके, तो ये रूल कहता है हियर और देयर जिन सेंटेंसेस में आता है तो आप हियर और देयर से कंफ्यूज ना हो. आगे वाले सब्जेक्ट पे जो रियल आपका नाउन प्रोनाउन क्या चीज है वो क्या है उसको देख के डिसाइड करें. फिर आता है रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंस. कभी कभी अपन डिस्टेंस का नाम लेते हैं भाई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एटसेट्रा. जब इनको हम यूनिट के तौर पे मतलब एक साथ मान के चलते हैं तो हम इनको सिंगुलर ही मानेंगे. 3 माइल्स, जैसे अब ये डिस्टेंस है, 3 माइल्स को हमने एक यूनिट माना, ये आपके सब्जेक्ट की जगह आ रहा है और फिर हमने इसको सिंगुलर माना तो यहाँ पे लग गया इज. 3 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. यहाँ पे 3 माइल्स आर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, माइल्स है, एस लगा हुआ है तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है. बट रूल ये कहता है कि जब डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी
इस तरह की चीजें जब आपके सामने आएंगी और वो एक यूनिट की तरह अपीयर हो, मतलब अलग अलग ना दिखें, तो आप उन्हें सिंगुलर मानेंगे। 5 years इज द मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट दैट कोर्स। आप अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं फलानी फलानी जगह पे कोर्स करने जा रहा हूँ। फादर विल आस्क, भाई कितने साल में लौटोगे? तो आप बोलोगे 5 साल तो लगेंगे। तो 5 years एक यूनिट हो गई। 5 years इज द मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट द कोर्स। यूनिट ऑफ टाइम टेकन एज 1 यूनिट। ओके, 10,000 रुपीज, कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपीज। रुपीज है, बट यहाँ पे क्या है, मनी को हम एक यूनिट मान के चल रहे हैं, वो अलग अलग नोट नहीं देख रहे हैं। 10,000 रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे, बहुत महंगा है। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपए। सो इट्स कॉस्टली। बट अगर मैं ये बोलूं 10,000 नोट्स, 10,000 के नोट्स बिखरे हुए थे, तो यहाँ पे ये मनी की यूनिट नहीं हुई, यहाँ पे ये अलग अलग चीजें काउंट हो गई। दैट मीन्स रुपी नोट्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। 10,000 के नोट बिखरे हुए थे, 10,000 रुपए एज अ यूनिट नहीं हुआ। यहाँ पे हर नोट को आपने फिर एक अलग अलग यूनिट मान लिया। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज है, डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी, एक्सेट्रा। ये हो गया आपका रूल नंबर 7। अब आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 ही बहुत सिंपल है, कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। कई बार सेंटेंस में कुछ एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये आपको आने वाले टाइम में भी पता लगेगा। जैसे आप तुम सिर्फ शब्दों पे ध्यान दीजिए, कौन से शब्द हैं? ऑल, कहीं ऑल लिखा हुआ दिखाई दे, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम। अगर ये चीजें किसी नाउन के साथ जुड़ती हैं तो हम क्या लगाएंगे? क्या हम प्लूरल लगाएंगे या हम सिंगुलर लगाएंगे? तो आपको क्या करना है, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो नाउन है, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगा दीजिए। कैसे होगा जरा देखते हैं। यहाँ पे अ लॉट ऑफ आ गया, ये हम यही देख रहे थे, अ लॉट ऑफ पाई, पाई मतलब केक, हैज डिसअपियर्ड, भाई बड़ा सारा केक आया था, काफी सारा गायब हो गया। तो यहाँ पे पाई जो है ना वो सिंगुलर आया, तो मैंने हैज यूज किया। सिंगुलर हैज होता है, प्लूरल हैव होता है, तो आई हैव यूज्ड हैज। अ लॉट ऑफ द पाइज, अब क्योंकि मैंने पाइज को प्लूरल बना दिया तो वर्ब ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे हैव में कन्वर्ट हो गया, राइट? उसी तरह से अ थर्ड ऑफ, अ फोर्थ ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 1/4 ऑफ, ओके। सिटी, सिटी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया। अ थर्ड ऑफ द पीपल, क्योंकि पीपल एक प्लूरल यूनिट काउंट होती है, तो यहाँ पे आर लगा दिया गया। समझे आप? कितना आसान है ना। ऑल, जैसे ऑल शब्द आ गया, ऑल ऑफ द पाई इज गॉन, क्योंकि पाई तो सिंगुलर है, यहाँ पे पाइज नहीं लिखा। जब हमने पाई लिखा तो हमने आर लगा दिया। ऑल अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ऑल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल डज नॉट बॉदर अस। सम ऑफ द पाई इज मिसिंग, सम ऑफ द पाइज आर मिसिंग। सो बहुत सिंपल सा रूल है, यू विल हैव इन अ सेंटेंस all these words, a lot of, a third, all, some, बट इनसे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हम किनसे डिसाइड करेंगे? जो सब्जेक्ट हमारा रियल सब्जेक्ट होगा उसी से हम डिसाइड करेंगे कि हमें वर्ब को सिंगुलर लेना है या हमें प्लूरल लेना है। रूल नंबर 8 का एक सेकेंड पार्ट भी है। व्हाट इज दैट? ये कहता है कई बार ऐसे शब्द आते हैं जिनमें, जैसे क्लास है, अब क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को मिलके क्लास बनती है, बट वो क्लास सिंगुलर कहलाती है। उसी तरह से ग्रुप जो है, ग्रुप वर्ड है, ग्रुप वर्ड अपने आप में सिंगुलर है, बट अंदर उसके बहुत सारे लोग हैं। उसी तरह से जूरी, फैमिली, ऑडियंस, पॉपुलेशन, ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, बट ये बने तो बहुत सारे लोगों से हैं। बहुत सारी चीजें इंडिविजुअली कंबाइंड होके ये वर्ड फ्रेम करती है।
तो हम इनको प्लूरल यूज करें या हम इनको सिंगुलर यूज करें। देखिए इसमें यहाँ पे आता है कि राइटर की इंटेंशन क्या है। अगर आप इसमें सिंगुलर लगाते हैं पहली बार में वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई स्पेसिफिक इंटेंशन है तो फिर आप उसके संग प्लूरल भी लगा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द राइटर्स इंटेंशन। यहाँ पे एक टिप ये है कि अगर आपको राइटर की इंटेंशन समझ में नहीं आ रही, गो फॉर सिंगुलर, वो गलत नहीं होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो, ऐसी कोई भी वर्ड जो दिखने में सिंगुलर है पर बना बहुत सारी चीजों से है, तो आप उसको सिंगुलर यूज कर लीजिए, दैट इज सेफ। आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, बचपन में जब भी मैं मैच देखती थी तो वहां लिखा आता था इंडिया हैव वन। नाउ आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, इंडिया तो एक ही कंट्री है, बट व्हाई आर दे यूजिंग हैव? तो वो राइटर की क्या इंटेंशन है, वो इंडिया के लोगों की विक्ट्री बता रहे हैं या इंडिया के टीम के लोगों की विक्ट्री बता रहे हैं या वो इंडिया की कंट्री को मेंशन कर रहे हैं, वो उनकी इंटेंशन है। So I have seen people using India have won, India has won की जगह, या India win by 50 विकेट्स, जबकि हम सोचते हैं India wins by 50 विकेट। क्रिकेट मैच में ऐसी भाषा आपको काफी देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे वो राइटर की, स्पीकर की जो इंटेंशन है वो यूज हो रही है। इफ यू वांट टू प्ले सेफ, बेटर आइडिया इज टू गो 100% सिंगुलर। सिंगुलर रखिए, सेफ रहेगा। एक गलती आप बिल्कुल ना करें कि आपने एक जगह तो सिंगुलर काउंट कर लिया, अगली जगह आपने उसको प्लूरल कर लिया। प्लीज मेंटेन अ स्टैंड। अगर आप सिंगुलर मान रहे हैं और आगे के सेंटेंसेस में भी इसी चीज का रेफरेंस आ रहा है तो फिर हम सिंगुलर रखेंगे। अगर आपने इसको प्लूरल माना है तो आगे के सेंटेंसेस में भी इसे प्लूरल रखिए। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वहां पे वो जो खिचड़ी पकती है वो डेफिनेटली आपके मार्क्स लूज करेगी। तो रूल नंबर 8। अब आता है रूल नंबर 9। आप मुझे ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी इमेजिन किया होगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं लायन होता, मतलब अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कभी नहीं करता। Haven't we used such kind of sentences? So we have used these sentences multiple times. But यहाँ पे क्या होता है, slight difference of verb। जैसे हम कहते हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। जब इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को किसी चीज में इमेजिन कर रहे हैं जो आप नहीं है, तो वहां पे आपको वर यूज करना होगा जहां पे एक्चुअली वॉज लगता। जैसे आई एक वर्ड है, आई वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, मैं बड़े आराम से बोल सकती हूँ हाँ भाई मैं तो थी, कल कल का वीडियो देखा था ना, मैम थी ना, तो आई वॉज देयर, आई वॉज देयर, आई के साथ वॉज लगता है। पर अगर मैं अपने आप को उस जगह इमेजिन करूं जहां पे मैं नहीं हूं, जो मैं एक्चुअली नहीं हूं, तो यहाँ वॉज नहीं लगेगा। रूल कहता है वहां पे आपको वर लगाना पड़ता है। कंफ्यूज हो गए? नॉट नेसेसरीली, इट्स वेरी सिंपल। जैसे अगर मैं बर्ड होती, भाई मैं तो बर्ड नहीं हूं ना, तो अगर मैं बर्ड हूं, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती। आई वॉज अ बर्ड नहीं। अगर मैं आपकी जगह होती, इफ आई वॉज यू नहीं बोलेंगे, इफ आई वर यू बोलेंगे। ये एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है जो असलियत में नहीं है, हमारी इमेजिनेशन में है। इफ यू वर हियर आई वुड नॉट बी सैड। वी रिक्वेस्ट दैट एवरीवन मेक देयर चॉइसेस। एवरीवन के साथ एस लगता है, सिंगुलर काउंट होता है ये वर्ड, तो मेक्स होता, बट यहाँ पे क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं तो वी से मेक। हम विश कर रहे हैं, कुछ हम चाह रहे हैं कि कोई कुछ ये करे, सो दैट इज व्हाई फॉर सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग अ विश, जहाँ पे वॉज लग सकता है या सिंगुलर लग सकता है, हमें वहां पे यूज करना है प्लूरल। ज्यादातर सेंटेंसेस वर में आपको दिखाई देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने देखा है अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ध्यान रखिए, इफ के कोई सेंटेंसेस हैं, कोई ऐसा मीनिंग है, इफ आई वर अ बर्ड, हम तो बर्ड नहीं हो सकते ना, सो वी आर एक्चुअली इमेजिनिंग आवरसेल्व्स टू बी समथिंग एल्स। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, आपको वर का यूज करना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 9। अब हम आते हैं रूल नंबर 10 पे।
रूल नंबर 10 इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पे भी आपको कुछ शब्दों का ध्यान रखना है. ईच और एवरी, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा ईच एवरी से. ईच एवरी कैसे काउंट होता है? सिंगुलर की तरह ही काउंट होता है, क्योंकि इसका मतलब है हर कोई, हर एक, राइट. सो हर एक बच्चे को अच्छी लाइफ जीने का हक है. तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि अगर 100 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, अलग 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 हम उनको काउंट कर रहे हैं. हम उन्हें एक मिली हुई ग्रुप या क्लास की तरह काउंट नहीं कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ईच आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट है. हर एक स्टूडेंट. बहुत सारे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे बहुत सारे लर्नर्स मुझे देख रहे हैं, बट मेरे हर एक लर्नर को ये टॉपिक समझ में आना चाहिए. सो आई एम टारगेटिंग ईच वन ऑफ यू, नॉट अलोन, राइट. तो यहाँ पे दैट इज वाई मैंने लिखा हैज. हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव. हैव नहीं आया यहाँ पे आया हैज. Each student has been asked to provide a consent letter. भाई पिकनिक पे जाना है, आप हर एक बच्चे को अलग अलग पिताजी से साइन करा हुआ कंसेंट लेटर, परमिशन लेटर मुझे देना पड़ेगा. उसी तरह से एवरी वर्ड आया. एवरी टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट. अब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए, एंड से जुड़ भी गए, बट यहाँ पे वर्ड क्या है? एवरी. यहाँ पे सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही. यहाँ पे हर एक टीचर, हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है. दैट इज वाई इज एक्सपेक्टेड, नॉट आर एक्सपेक्टेड. इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर. सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. और इसके साथ हम आते हैं आज के लास्ट रूल पे, विच इज रूल नंबर 11. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. आप बड़े पेशेंटली इस चीज को समझ रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे. देखिए सेंटेंसेस विद प्रोनाउंस. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पे कुछ एक वर्ड्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे, जैसे कि एनीबडी, एनीबडी, एनीवन. एनीबडी, एनीवन मतलब क्या? एनीबडी कोई भी, एनीवन कोई भी, नो वन कोई भी नहीं भाई, नोबडी. समबडी, समवन, एवरीबडी, everyone, nothing and nobody are treated as singular subjects, and therefore they will use a singular verb. I don't know why this pen is changing the colors, मुझे नहीं समझ में आ रहा, but probably it's trying to give you variety. So it uses a singular verb. कौन कौन से शब्द हैं फिर से देखते हैं. anybody, anyone, no one, somebody, someone, everybody, everyone, nothing and nobody. They are treated as singular subjects. Nobody has understood anything. मैम ने पूरा पढ़ा दिया, किसी को समझ में नहीं आया. Nobody has understood anything. Have नहीं लगा, has लगा. Everyone was happy with the outcome. जब टेस्ट दिया तो सारे आंसर सही हो गए, तो everybody was happy, everyone was happy. Nothing fits me well. भाई मैं बहुत मोटी हो गई, तो अब तो मेरे कुछ भी ढंग से नहीं आता. Nothing fits me well. No one finds the movie interesting. कोई नई मूवी लगी, देखने गए, पता चला सारे लोग बोर हो गए. तो मैं हिंदी में तो बोल रही हूँ सारे लोग, बट यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आई. No one. No one is counted as singular. तो आप ध्यान रखिए ये शब्द. कुछ रूल्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, उन पर्टिकुलर शब्दों को याद भी रखना पड़ सकता है. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. मेरा तरीका कहता है रोज अंग्रेजी का अखबार पढ़िए. ये जितने भी रूल्स हम याद करते बैठे हैं ना यहाँ पे, वो सब आपको वहां पे दिखेंगे तैरते हुए. जो रीडिंग होती है, रीडिंग गिव्स अस, रीडिंग क्या है बेसिकली, किसी ने कुछ लिखा, इन्हीं रूल्स को तो अप्लाई किया है. सो द मोर यू रीड, द मोर यू कम अक्रॉस, हाँ ये पढ़ा था और ये इसी तरह से आ रहा है. सो दिस गिव्स द रियल प्रैक्टिस एवरी डे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन द आफ्टरनून, जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज गिव 30 मिनट्स टू रीडिंग. ओके. अगर आपको न्यूज़पेपर ऐसा लगता है कि बोरिंग है, तो प्रैक्टिस करिए, ग्रामर की बुक खरीदिए, उसमें वर्कशीट्स भरिए. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल.
So with this, we complete our unit number 1. The remaining units are going to be very exciting. Some more teachers are going to join hands. आपको बहुत मजा आने वाला है. But we also need one promise from your side कि आप पूरी मेहनत करने वाले हैं and you have to make use of all these valuable videos. So with this, your Neha ma'am says bye. See you again with unit number 5. I'll be back in unit number 5. Goodbye. Thank you everyone.